इन्होंने लड़ाई में खून बहाया है। जिसका हौसला हिमालय से ऊंचा है, हर युद्ध में अपना पहचान बनाया है, जिसके इरादे चट्टानों से भी मजबूत हैं, डोगरा ने अपनी काबिलियत साबित की, जिसकी हर गोली पर दुश्मन का नाम लिखा है, जिसकी वर्दी, जिसका ध्वज विशेष है, जेंटलमैनी सोल्जर बोला जाता है, जिसके पास ज्वाला माता की शक्ति है और जिसका इतिहास वीरता से भरा है। आज आपकी मुलाकात भारतीय सेना के हिमालय पुत्र से होने जा रही है। आज आप डोगरा रेजिमेंट की कहानी देखने जा रहे हैं। आज आपकी मुलाकात भारतीय सेना के जेंटलमैन वॉरियर्स से करवाते हैं। जेंटलमैन वॉरियर्स इसलिए क्योंकि लड़ाई के मैदान में इनकी बहादुरी का कोई सानी नहीं, वहीं अमन यानी शांतिकाल के दौरान इनके शिष्टाचार और शालीनता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हिमाचल और जम्मू कश्मीर को पहाड़ों से आने वाले खूबसूरत और जिंदा दिल डोगरा जवानों से बनती है भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट। मां ज्वाला देवी और मां वैष्णो देवी के भक्तों से बनी इस रेजिमेंट का चिन्ह है गरजता हुआ बाघ। भारत के उत्तर में बसे लोगों ने सदियों तक हर विदेशी हमले को झेला है, उसका सामना किया है और अजेय रहे हैं। पहाड़ों के कठिन जीवन ने यहां के लोगों को हर मुसीबत को हंसते हंसते झेलना और भगवान पर अटूट भरोसा रखना सिखाया है। शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत लेकिन विनम्र और शिष्ट डोगरा जवानों को ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर इन चीफ सर फ्रेडरिक ने आगरा लेवी के नाम से 1858 में भारतीय सेना में भर्ती करना शुरू किया। बाद में आगरा लेवी का नाम 38 डोगरा किया गया। 1887 में 37 डोगरा और 1900 में 41 डोगरा का गठन किया गया। इन तीनों रेजिमेंट्स से डोगरा रेजिमेंट्स की नींव पड़ी। डोगरा रेजिमेंट के इतिहास की झलक यहां फैजाबाद में डोगरा रेजिमेंट्स सेंटर में हर जगह मिलती है। यहां परेड ग्राउंड के पीछे उन तीनों राज्यों का नाम लिखा है जहां से इस रेजिमेंट के जवान भर्ती होते हैं। जम्मू और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों के अलावा उत्तरी पंजाब के पहाड़ी इलाकों के डोगरा जवानों को इस रेजिमेंट में जगह मिलती है। ये जवान मुख्य रूप से सतलुज और झेलम के बीच के हिमालय के पहाड़ी इलाकों से आते हैं। इनका युद्ध घोष है ज्वाला माता की जय, जिससे भी इनकी संस्कृति की झलक मिलती है। सभी डोगरा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी मंदिर में अटूट श्रद्धा रखते हैं, जिसे आदि शक्ति माना जाता है। इन्हें जेंटलमैन वॉरियर्स कहा जाता है और इसका कारण आप खुद सुनिए। आप देखें कि एक डोगरा सैनिक बहुत ही शांत, सौम्य, बुद्धिमान इसके लिए माना जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि लड़ाई के मैदान पर जब भी मौका मिला है, उन्होंने अपना फियर्सिटी भरी मात्रा में दिखाया है और हर युद्ध में अपना पहचान बनाया है। इसीलिए जेंटलमैनी सोल्जर बोला जाता है। चुस्त वर्दी में शानदार परेड करते हुए इन रिक्रूट्स ने
9 महीने की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। और अब ये भारतीय सेना में अपनी जगह लेने के लिए तैयार हैं। इन्होंने ये वर्दी कड़ी मेहनत से हासिल की है, जिस पर इन्हें गर्व है। लेकिन आपको इस वर्दी की बारीकियों से परिचित कराने के लिए हम आपको रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड में लेकर चलते हैं। क्वार्टर गार्ड किसी भी सैनिक शिविर का दिल होता है, जहां ध्वज सुबह से शाम तक लहराता है। कोई भी बड़ा सैनिक अफसर आता है तो वो क्वार्टर गार्ड में सलामी लेकर यहां का निरीक्षण करना नहीं भूलता। यहां तैनात सैनिकों के टर्नआउट यानी वर्दी को हमेशा बेहतरीन हालत में रखा जाता है। वर्दी के रंगों का इतिहास है। ड्रेस कोड के लिए जो कुछ एक और चीजें निर्धारित गई, जिसमें स्कार्फ भी शामिल है। जब एक जवान स्पेशल गार्ड या वीआईपी या क्वाड गार्ड में खड़ा होता है तो उसमें उसका स्कार्फ भी शामिल किया जाता है। साथ ही साथ उसका कमरबंद और कमरबंद के साथ एक झालर भी बनाई गई है जो कि उसमें शामिल होती है। जितना शानदार डोगरा रेजिमेंट का इतिहास है, उतने ही रंग बिरंगे इस रेजिमेंट के कलर्स यानी ध्वज हैं। डोगरा रेजिमेंट के क्रेस्ट के भी अंग्रेजी हुकूमत के ताज से बदलकर गरजते हुए बाग होने की कहानी बहुत दिलचस्प है। डोगरा रेजिमेंट के ध्वज पर अंग्रेजी राज के दौरान ब्रिटिश हुकूमत का ताज होता था। भारत के आजाद होने के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ और डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। इसमें कुछ नए हिस्से भी शामिल किए गए। ब्रिटिश सेना की डोगरा पलटनों के अलावा हिमाचल प्रदेश की मंडी, सुकेत, सिरमौर और चंबा के राजाओं की सेनाओं को डोगरा रेजिमेंट में मिला दिया गया। उस दौरान डोगरा रेजिमेंट के ध्वज पर कौन सा चिन्ह होगा, इस बात पर लंबा विवाद और रिसर्च हुआ। अंत में 2 चिन्हों के बीच मुकाबला हुआ। पहला कांगड़ा का किला, जिसे भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। इस किले को जीतने के लिए अकबर को भी 2 पीढ़ी तक कोशिश करनी पड़ी थी और ये आज भी डोगरा राजवंश का गौरव है। दूसरा था मलाया का बाघ, जो दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर डोगरा सैनिकों की शौर्य की याद दिलाता था। काफ़ी विचार के बाद उस वक्त के कर्नल ऑफ रेजिमेंट जनरल कुलवंत सिंह ने फैसला लिया कि डोगरा टाइगर हम लेंगे, क्योंकि उससे जस्ट पहले द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जहां पर डोगराज ने अपना लोहा बनवाया था। दक्षिण पूर्व एशिया में मलाया कैंपेन में डोगरा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत साबित की। और उसी कैंपेन की याद में वहाँ के मलाया टाइगर को एक रेजिमेंट चिन्ह के तौर पर ग्रहण किया गया। सेना में परंपराएं बनी रहती हैं। रेजिमेंट में शामिल हिमाचल के राजघरानों की फौज के झंडे आज भी डोगरा रेजिमेंट के हिस्से हैं। लेकिन डोगरा रेजिमेंट का सैनिक बनने के लिए एक डोगरा नौजवान को बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है। हिमाचल, जम्मू के किसी दूर पहाड़ी इलाके से आए नौजवान में जोश भी है और अपनी मार्शल परंपरा पर गर्व भी। यहां उस्तादों के सख्त हाथों को केवल उसे तराशना है, लेकिन यह भी आसान नहीं है। उस्तादों के लिए भी और खुद किसी रिक्रूट के लिए भी। फिजिकल स्टैंडर्ड पर खरा उतरने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, खास तौर पर तब जब उस्ताद खुद अपनी मिसाल रखकर नई चुनौतियां पेश करें। रस्से पर चढ़ने की बेहद मुश्किल कसरत को केवल एक हाथ पर लाकर उसे और मुश्किल बना दिया गया है। रस्से पर दोनों हाथों से आगे चढ़ना भी है तो बिना पैरों की मदद के।
हालांकि जब ये सारे अभ्यास टीम में किए जाते हैं तो टीम स्पिरिट मददगार हो जाती है और एक दूसरे को देखकर जोश बढ़ता जाता है। हर अभ्यास को साइंटिफिक तरीके से ऐसे तैयार किया गया है कि रिक्रूट को धीरे धीरे उस फिजिकल स्तर पर लाया जा सके कि वो एक अच्छा सैनिक बन सके जो हर चुनौती का सामना कर सके। किसी सैनिक की चाल से पता चल जाता है कि वो सैनिक है। ये एक ड्रिल नर्सरी है जहां पर रिक्रूट को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यानी सैनिक चाल ढाल के शुरुआती सबक दिए जा रहे हैं। कंधा लोहे की रिंग में फंसाकर कंधे को बिना हिलाए परेड के लिए हाथ चलाना सिखाया जाता है और सामने जाते हाथ को रस्से से साधकर सीधा रखना। सामने शीशा है ताकि रिक्रूट खुद देख सके कि उसकी परेड कैसी है। उस्तादों की नजर हर तरफ है ताकि कोई गलती बिना देखे न निकल जाए। यहां परेड ग्राउंड में गलती की गुंजाइश और कम है। उस्तादों को आज केवल कुछ महीने में इन रिक्रूट्स को इसी परेड ग्राउंड से पास होकर निकलते देखना है, इसलिए अभी कोई रियायत नहीं है। लड़ाई में सैनिक के खून को बचाने के लिए ट्रेनिंग में रिक्रूट के पसीने को ज्यादा से ज्यादा बहाया जाता है। परेड के जरिए रिक्रूट को अनुशासन का पहला पाठ पढ़ाया जाता है और लगातार अभ्यास से यह अनुशासन आदत बन जाता है। अपने अधिकारी के आदेश को मानकर चलना, रुकना और मुड़ना। लड़ाई में इस तरह कतार बांधकर नहीं चला जाता, लेकिन यह अभ्यास आदेश मिलने पर एक साथ कार्रवाई करना और लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। ट्रेनिंग के दौरान कभी कोई रिक्रूट ढीला ढाला चहलकदमी करते हुए नहीं चलेगा। एक क्लास से दूसरी क्लास तक उसकी दौड़ पूरे दिन जारी रहती है। क्लास में उसे बैठना भी सावधान होकर है और पानी भी तभी पीना है जब ब्रेक हो और खाना भी तभी खाना है जब खाने का तय समय हो जाए। रिक्रूट के खाने पर फौज में हमेशा बहुत ध्यान दिया जाता है। खाना रिक्रूट्स की रेजिमेंट्स के हिसाब से होता है, यानी उन रिक्रूट्स की फूड हैबिट्स के मुताबिक। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान सैनिक जीवन की शुरुआती बातें और हथियारों से शुरुआती परिचय कराया जाता है। इंसास, लाइट मशीन गन, ग्रेनेड, मोर्टार जैसे हथियार जिनका इस्तेमाल इन्फेंट्री का जवान करता है, उन सब के शुरुआती सबक इसी दौरान होते हैं। उसके बाद बारी आती है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग की, जिसमें लड़ाई के हुनर की बारीकियां सिखाई जाती हैं। आज यहां इन रिक्रूट्स को मैदाने जंग से वाकिफ कराया जा रहा है। कंटीले तार और ट्रेंचेस यानी खाइयां मैदाने जंग की पहली निशानियां होती हैं। इन रिक्रूट्स को इन खाइयों को क्राउल करते हुए यानी कोहनियों के बल रेंगते हुए पार करना है। सिर के ऊपर कंटीले तार हैं जिनमें फंसने से बचना है। खाइयों में भरा हुआ पानी वर्दी और पाउचेज में भर रहा है, जो रेंगना मुश्किल बना रहा है।
हाथ में राइफल समेत पीठ पर औसतन उतना ही बोझ है जितना किसी सैनिक को लड़ाई में ले जाना होता है। सिर के ऊपर से चलती हुई मशीन गन की गोलियां और मैदान में फैल रहा धुआं माहौल को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा है। हर बार कुछ इंच खिसककर ये रिक्रूट आखिरी पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन ट्रेनिंग अभी और मुश्किल होने वाली है। दुश्मन के मोर्चे पर कब्जे के लिए आखिरी हमले की जिम्मेदारी हमेशा इन्फेंट्री यानी पैदल सेना की होती है। यानी इस हमले की तैयारी किसी इन्फेंट्रीमैन के लिए सबसे जरूरी होती है और यही किसी भी लड़ाई में बहादुरी और साहस की आखिरी परीक्षा भी होती है। यहां डोगरा रिक्रूट्स के सामने एक पहाड़ी पर बना दुश्मन का बंकर है जिस पर लाइट मशीन गन तैनात है। थोड़ी दूर पर एक संतरी भी है जिसे खामोशी से रास्ते से हटाना है। दुश्मन की तरफ से गोलाबारी शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुश्मन आहट मिलते ही गोलाबारी शुरू कर देता है और तब यकीन मानिए बरसती हुई गोलियों के बीच ही सैनिकों को आगे बढ़ना होता है। आखिरी हमला या फाइनल असॉल्ट जिंदगी और मौत के बीच की लकीर पर चलने का सबसे करीबी तजुर्बा होता है। लेकिन अगर आपको डोगरा जवानों के शौर्य का नमूना देखना है तो आपको हिमालय के ऊपरी हिस्से तक चलना होगा। ये भारतीय सीमा के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में जहां चीन हर समय नजरें गड़ाए रखता है। यहां डोगरा रेजिमेंट की एक स्काउट बटालियन यानी डोगरा स्काउट तैनात है। यहां जवानों का मुकाबला होता है 0 से 30 डिग्री तक नीचे के तापमान से, त्वचा को झुलसाने वाली सीधी धूप से और तेज हवाओं से। लेकिन सुबह सुबह सीमा पर गश्त जरूरी है ताकि दुश्मन की कोई हरकत नजर से बच न जाए। इस तापमान पर सुबह चल पाना भी आसान नहीं है, इसलिए यहां आने से पहले इन जवानों को वार्म अप एक्सरसाइज करानी जरूरी है। यहां 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर सुबह का तापमान 0 से 15 डिग्री तक नीचे है। एक्सरसाइज फिट भी रखती है और शरीर को गर्म भी रखती है। ऐसे लंबे रूट मार्च एरिया डोमिनेशन यानी इलाके में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। यहां केवल पैदल चलना जरूरी नहीं है, पहाड़ों पर तेजी से चढ़कर लड़ने का हुनर जानना भी जरूरी है। इस हुनर के महारथी यहां बहुत हैं और उनकी जिम्मेदारी नए जवानों को पहाड़ों पर चढ़ने का हुनर सिखाना है। ये हुनर लड़ाई में भी काम आता है और माउंटेनियरिंग जैसे रोमांचक अभियानों में भी। यहां तैनात हर जवान जानता है कि अगर चीनी सेना आगे बढ़ी तो पहला मोर्चा उन्हें ही लेना होगा। तैयारी पक्की है और जोश पूरा। अगर दुश्मन आगे बढ़ा तो उसे आग की लकीर पार करनी होगी। यहां आजमाइश होती है उस ट्रेनिंग की जो इन्होंने अपने सेंटर में की थी और डोगरा अपनी हर परीक्षा में खरे उतरे। पहले विश्व युद्ध में डोगरा जवानों ने तुर्कों के दांत खट्टे कर दिए। दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा और मलाया के जंगलों में डोगरा रेजिमेंट ने अपनी धाक जमाई। आजादी के बाद भी हर लड़ाई, हर मोर्चे पर डोगरा पलटने आगे रहे। आजादी के बाद से अब तक अलग अलग कार्रवाइयों में 1457 डोगरा जवान और अफसर वीरगति पा चुके हैं।
लेकिन जिस लड़ाई से हर भारतवासी परिचित है वो है 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हाजीपीर की लड़ाई। इस बेहद घमासान लड़ाई में डोगरा जवानों ने महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर युद्ध का पांसा पलट दिया। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर कश्मीर को छीनने की एक और कोशिश की। लड़ाई भड़क गई। इस दौरान हाजीपीर दर्रा भारतीय सेना के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ था। 28 अगस्त को भारतीय सेनाओं ने सीज फायर लाइन पार कर हाजीपीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। इस पर कब्जे के बाद पाक अधिकृत कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने के लिए उत्तर में उरी को, दक्षिण में पुंछ को जोड़ने का अभियान शुरू हुआ। यह बहुत मुश्किल लड़ाई थी और इस लड़ाई में 3 डोगरा और 6 डोगरा रेजिमेंट ने जबरदस्त लड़ाई के बाद महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा किया। ये 1965 की सबसे बड़ी जीत थी और पूरे देश ने उसका जश्न मनाया था। युद्ध में बाद में विदेशी दबाव के कारण ये महत्वपूर्ण ठिकाना पाकिस्तान को वापस करना पड़ा था। 1965 की भारत पाक युद्ध के दौरान हाजीपीर की अनोखी गाथा है। हाजीपीर पास की अहमियत यह है कि हाजीपीर पास से होते हुए उरी और पूंछ जुड़ती है और पाकिस्तान का इरादा था 1965 में कि हाजीपीर पास से होते हुए कश्मीर के ऊपर कब्जा करना और भारतीय सेना ने पहले से ही जाके हाजीपीर के ऊपर कब्जा करके पाकिस्तान का ये जो इरादा था इसको पराजित किया था। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहते हैं और जम्मू को उत्तर का काशी। स्वाभाविक रूप से यहां से आने वाले डोगरा जवानों में अपने धर्म पर बहुत गहरी आस्था है। यहां उन्हें अपने कर्तव्य के रास्ते पर डटे रहने की प्रेरणा मिलती है। शाम हो रही है और यहाँ डोगरा रेजिमेंट में ये समय मंदिर परेड यानी संध्या आरती है। डोगरा रेजिमेंट के जवान हिंदू हैं, इसलिए यहाँ पर मंदिर है। अगर राजपूताना राइफल्स या ग्रेनेडियर्स जैसी रेजिमेंट होती जिसमें मुसलमान जवान भी हैं तो यहाँ मस्जिद भी होती। इसी तरह भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट्स में गिरजाघर और गुरुद्वारे भी होते हैं। भारतीय सेना में मंदिर या धर्म शांति और शक्ति देता है, बांटता नहीं है। सेना में हर रेजिमेंट में जवानों के धर्म के आधार पर धार्मिक शिक्षकों की नियुक्ति होती है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे आगे के मोर्चे तक भी ये धार्मिक शिक्षक मौजूद रहते हैं और जवानों को हौसला देते हैं। भारतीय सेना की ये पहचान अनोखी है जो दूसरी किसी सेना में देखने में नहीं आती। धर्म से ये ओतप्रोत हैं। शाम या सुबह जैसे अपने जो हमारा कर्तव्य है, जैसे इन कर्तव्यों से इनको मौका मिलता है, ये धर्म स्थान में आते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं और विशेषतर शाम को सारे डोगरा ट्रूप्स जो मतलब अपनी ड्यूटी से विरत है वो आता है और शाम को प्रार्थना करता है। डुग्गर देश के इन नौजवानों को अगर अपने रंग में देखना हो तो उन्हें उस समय देखिए जब इनको थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है और उस समय पहाड़ी गीतों से आसपास का वातावरण रंगीन हो जाता है। ये थी कहानी जेंटलमैन वॉरियर्स यानी डोगरा रेजिमेंट की। अगली बार देखिए भारतीय सेना की एक और खास रेजिमेंट।